उड़ीसा में जो जगन्नाथ संस्कृति है, जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, उनका ही कुछ ऐसा फैसला हुआ कि आज ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ। नमस्कार। कश्मीर बाबद आम समस्त बहुत किसी अवगत अच्छे। कश्मीर किभलीर स्थिति केमिति अच्छी, कारण खास करी आम टीवी माध्यम ही बा पेपर माध्यम आम देखू जे कश्मीर स्थिति कौन आ मुख्यतः देखू जे सेठी गोटे भारत विरोधी नारा आसे, आतंकवादी को अनुप्रवेश पड़े, आम सैन्य मध्य सेठी अनेक शहीद होती, अनेक आतंकवादी को मुहतोड़ जवाब देती। खास करी आर्टिकल 370 जो रिमूव है 2019 रे, तापर टिके कश्मीर को लेकिन सारा देश एवं टिके चिंतित अच्छे। ए बाबद कथा आम सहित अच्छा जड़े जे कश्मीर उपरे अनेक बही लिखिं एवं से जड़े एकाडेमिशियन, से बर्तमान जो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला अच्छी जो रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटिकार वाइस चांसलर अच्छा, से ओडिशा गस्तर आसना ना कुलदीप चंद अग्निहोत्री। तांको सहित कथा हवा एवं खास कर जेहेतु से हिंदी बेल्ट तेणु आम सहित हिंदी में कथा हवा आ जानिबा जे टीवी रे जहाँ आम देखुचे एज ए एजुकेशनालिस्ट एवं से बहुत छात्र छात्री मध्य पाठ पढ़ी, अनेक बही लिखिं, नजर में कश्मीर स्थिति कौन अच्छी एवं कौन पूर्वर स्थिति थिला। सर, आपको स्वागत करते हैं ओडिशा रिपोर्टर से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये है कि जो आर्टिकल 370 ये 1 साल से ज़्यादा हो गया, रिमूव हो गया है, मगर अभी भी हम जो स्थिति देखते हैं कैसे इंटरनेट नहीं है, कुछ जगह कर्फ्यू है, अभी भी सेना तैनात है घर के सामने। अब ये कैसा है और आगे की जो सोच है, अभी तो इलेक्शन भी हुआ है, कुछ अच्छा ही हुआ कि जो आफ्टर आर्टिकल 37 रिमूव की इलेक्शन हुआ है, कैसा दिखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। जहाँ तक तो सेना का संबंध है, तो सेना जो कश्मीर में है वो इसलिए है कि कश्मीर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। सेना का कश्मीर में होने का जम्मू कश्मीर की आंतरिक स्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। जो वायलेंस हो रहा है इसलिए तो घर के सामने है ना, घर के सामने सेना होगा तो लोग कैसे काम करेंगे? दो बातें भाई। हिंदुस्तान की सीमा जिस भी देश के साथ लगती है, मोटे तौर पर 2 देशों के साथ लगती है, एक पाकिस्तान के साथ लगती है और एक चीन के साथ लगती है, या तिब्बत के साथ लगती है। तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी लगती है। हाँ, जब बांग्लादेश के साथ लगती, चलिए बांग्लादेश का जो मामला है उस प्रकार का नहीं है कि बांग्लादेश हम पर हमला करेगा, ऐसी कभी टेंशन नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान और चीन जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो हिंदुस्तान पर हमला करते रहते हैं। इसलिए भारतीय सेना उस पूरी सीमा पर है जहाँ जहाँ पाकिस्तान की सीमा और चीन की सीमा लगती है। तो जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ सीमा से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहाँ भारतीय सेना है। कुछ लोग कश्मीर में ही ISI के कहने पर कहिए या विदेशी ताकतों के कहने पर कहिए, वो पाकिस्तान की सहायता करते हैं। तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस कई बार अपर्याप्त होती है, तो इसलिए सेना उसमें दखलंदाजी करती है। मगर यहाँ का हम बात करें कि जो फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ स्थिति नहीं है। उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनको दबोच दिया रहा है, और बीजेपी की जो सरकार है वो ऐसा ही कर रहा है कि उनका आवाज़ ताकि सारे देश के लोग के पास ना पहुँचे। देखिए, अभी फारूक अब्दुल्ला तो लोकसभा में बैठे हुए हैं। हाँ। सेशन हो रहा है, तो यदि उनको आवाज़ को कोई दबाने के प्रयत्न किया होता तो वो लोकसभा में कैसे आते, वो श्रीनगर से कैसे आते? सिर्फ एक लोगों को पार्लियामेंट में ही बोलने देते, फिर उनको भी तो बहुत दिन उनको भी कारागार में रखा गया था ना। देखिए, ऐसा है भाई, जब आर्टिकल 370 समाप्त हुआ, वो भारतीय संसद ने किया था और बहुमत से किया था। हाँ। कुछ लोग कश्मीर में खास करके, जम्मू में नहीं, कश्मीर में खास करके 2 लोग इसका विरोध कर रहे थे, 3 लोग रादर कर रहे थे। चीन इसका बहुत विरोध कर रहा था, पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा था, और कुछ कश्मीर में ही कुछ लोग थे जो इसका विरोध कर रहा था। तो इसलिए ऐसी आशंका हुई कि कहीं ये चीन, पाकिस्तान और ये कश्मीर में जो 2, 10, 15, 20 लोग हैं, ये कहीं इनकी कोई कॉमन स्ट्रेटजी तो नहीं है। तो उस स्ट्रेटजी को समाप्त करने के लिए इन लोगों को कुछ दिनों के लिए जेल में रखा गया था, और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। और जेल में रखने के बावजूद भी इनके पास लॉ का प्रोसेस था ही। हाई कोर्ट में जा रहे थे, दूसरी जगह जा रहे थे, हमें छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, जो भी था। तो कुछ मामले में हाई कोर्ट ने दखलंदाजी की कि फलां को छोड़ दिया जाए, और छोड़ दिया। इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो था वो तो वहाँ ऑब्जर्व किया ही गया था। बाकी जो आपने शुरू में कहा कि इंटरनेट की सेवाएं ख़त्म कर दी गई, 2G की सेवा है जहाँ पर 4G की सेवा बंद, जब मान लीजिए पूरी बंद कर दी गई, ये भी कल्पना कर सकते हैं। तो जब कोई अब नॉर्मल सिचुएशन पैदा होती है, अब भाई ये किसान आंदोलन चला हुआ है, सिंघू बॉर्डर पर लोग बैठे हैं, तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी के तहत वहाँ भी तो इंटरनेट की सेवा बंद कर दी है ताकि आपस में कम्युनिकेट ना कर पाएँ।
उस वक्त चिंता ये थी कि जो टेररिस्ट कश्मीर के भीतर हैं वो आपस में कम्युनिकेट करके एक बड़ी स्ट्रेटजी बना सकते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो उसको बैकफायर करने के लिए जो स्थिति पैदा की गई थी। मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 से जम्मू, मोटे तौर पर तो जम्मू में जो आर्टिकल 370 के पक्ष में लोग थे ही नहीं, जम्मू का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जाए इसके लिए निरंतर आंदोलन करते रहते थे। ये और इसका नतीजा वो जो डीडीसी के इलेक्शन जो इसे रहा, क्योंकि जम्मू में बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो अच्छा है, मगर कश्मीर में कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब 3 सीट ही कश्मीर से। देखिए, दो बातें हैं। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कश्मीर में बीजेपी को सीट मिली है। 1950 से लेकर, क्योंकि 1950 में पहले इलेक्शन हुए थे, आज 2021 तक कभी भी कश्मीर में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। तो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि बीजेपी ने 3 सीटें वहाँ जीती हैं। तो मैं समझता हूँ बीजेपी का तो ये प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात, ये बीजेपी ने उस परिस्थिति में जीती है जबकि बीजेपी के बारे में कश्मीर के लोगों को बिल्कुल स्पष्ट था कि बीजेपी आर्टिकल 370 के खिलाफ है, उसको बीजेपी ने हटाया है। तो एक प्रकार से जो पब्लिक का मैंडेट लेने वाली बात थी, उसमें बीजेपी को 3 सीटें जीती हैं और 1 सीट बहुत कम वोटों से हारी है, 100 जब कुछ उसके आसपास। और बीजेपी को अच्छी खासी संख्या में वहाँ वोट मिले हैं। बीजेपी ने 102 सीटों पर इलेक्शन लड़े, वहाँ 140 सीटें हैं, तो उसमें बीजेपी ने 102 पर इलेक्शन लड़ा। आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी को 102 सीटों पर खड़े करने के लिए कैंडिडेट मिले वहाँ। कश्मीर में कैंडिडेट मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कश्मीर में देखा जा रहा है। और ये जो डीडीसी के इलेक्शन, जो जिला परिषद के इलेक्शन हैं, दरअसल बाकी सारे हिंदुस्तान में जिला परिषद तो बहुत दिनों से काम कर रही है। जिला परिषद के इलेक्शन होते ही हैं, आपके उड़ीसा में भी जिला परिषद के इलेक्शन होते हैं, लोग जीतते हैं, चेयरमैन बनते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर बाद ऐसी स्टेट थी जिसमें जिला परिषद थी ही नहीं। उसका कारण क्या, क्यों नहीं थी? कि आर्टिकल 370 था। आर्टिकल 370 कहता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जिस एक्ट को लागू करना चाहे, सेंटर के एक्ट को, वो कर सकती है, जिसको ना करना चाहे वो नहीं कर सकती। अब ये जो एक्ट था पंचायती राज का जो अमेंडमेंट था, इसमें जिला परिषद के डायरेक्ट इलेक्शन थे, बीडीसी के डायरेक्ट इलेक्शन थे। तो जम्मू कश्मीर सरकार को लगता था कि यदि डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गए, जिला परिषद तो खास करके गाँव के लोगों की है, उसमें म्यूनसिपैलिटी और नगर निगम तो नहीं होते। तो गाँव के लोग यदि अपनी लीडरशिप इलेक्ट करने लगे तो सचमुच की लीडरशिप इमर्ज हो जाएगी। अभी जो लीडरशिप थी कश्मीर में, वो ऊपर से थोपी गई लीडरशिप थी। और इसलिए थोपी गई लीडरशिप को लगता था कि यदि जिला परिषदों को इलेक्शन शुरू हो गए, जब जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूट ही हो गए, तो हमारी लीडरशिप को खतरा बच जाएगा और असली लीडरशिप नीचे से इमर्ज होकर आएगी। इसलिए उन्होंने जिला परिषद का प्रावधान ही नहीं किया। जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ, तो आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद ये पंचायती राज सिस्टम का जो 3 टायर सिस्टम है, इसमें तीसरा टायर जो जिला परिषद का, उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। उसके इलेक्शन हों और इलेक्शन करवाए गए। और सबसे बड़ी बात जो शायद अभी अन्य प्रांतों में इतना स्पष्ट नहीं है, पहली बार हुआ कि इलेक्शन को मैनेज नहीं किया गया। आप शायद उड़ीसा में इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे मैनेज करना क्या होता है। कश्मीर में इलेक्शन ज़्यादातर मैनेज किए जाते थे, आपस में तालमेल करके किसको क्या करना है, किसको। इसलिए लोगों का, भाई जो कश्मीर के लोग थे, वो डेमोक्रेसी में फेथ ही लूज करते जा रहे थे कि हम किसी को भी वोट डालें तो मैनेज कर लेते हैं, फिर मैनेज करके जीत जाते हैं। इस बार पहली बार हुआ कि केंद्र सरकार ने इलेक्शन मैनेज नहीं किए और उसका रिजल्ट क्या हुआ आप देखिए। ये जो गुपकार नाम से मोर्चा बना, ये गुपकार एक सड़क है श्रीनगर में, उस सड़क पर जो फारूक अब्दुल्ला का मकान है, इसलिए इसका नाम ही गुपकार मोर्चा पड़ गया। इसमें 7 दल थे। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी फारूक अब्दुल्ला की, दूसरी महबूबा मुफ्ती की पीडीपी थी, मोटे तौर पर यही थे। इनको कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार और सैयद परिवार कहा जाता है, क्योंकि ये परिवार की पार्टियां हैं। अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है, वो सैयद परिवार की पार्टी है। इसके अतिरिक्त सीपीएम था और उसके अतिरिक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, अब्दुल गनी लोन के बेटे सज्जाद लोन ने बनाई हुई है। उसके बाद पीएम था, पीपल्स मूवमेंट था, और वो नई पार्टी थी। अब देखिए, जो सीपीएम था उसका एक ज़िला में ही प्रभाव था, उस ज़िले में से वो 5 सीटें जीत गई। जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी उसका भी एक ज़िला में ही प्रभाव था, वो 1-2 ज़िलों से 8 सीटें जीत गए। और ये जो पीपल्स मूवमेंट था,
इसका 2 सीटें बड़ी मुश्किल से जीते और इनका 6-7 जिलों में इन्होंने खड़ा। मोटे तौर पर ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मोर्चा वो बात था। सही है, मगर सर हम जब भी कोई दिखते हैं कि उड़ीसा में एक माओवादी और नक्सलिज्म था, मगर इसको दूर करने के लिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने भी मतलब उनको, उनके बच्चों को कैसे पढ़ाई जाए, शिक्षा दी जाए, उसको एक बेहतर मतलब ये योजना तैयार किया। और धीरे धीरे वो जो नक्सलिज्म का जो प्रभाव था धीरे धीरे कम, क्योंकि लिटरेसी उनके परिवार को यही। मगर जो कश्मीर में जो स्थिति है, जो जो पुलवामा है, अनंतनाग है, उसी में अभी भी जो मारे जाते हैं, जो कश्मीर जो लोग मरते हैं, खास करके वहीं के ही लोग हैं, लोकल लोग हैं। मगर उनके पास जो लिटरेसी कहाँ से आएगी, मतलब सरकार की तरफ से कुछ हो, मतलब कुछ व्यवस्था है या नहीं, ताकि वो पहचान सके कि आतंकवाद के साथ मिलने से क्या उनका नुकसान होता है, देश का क्या हो रहा है। देखिए 2 बातें हैं। एक तो कश्मीर में लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। ओके, ये शायद कश्मीर जो केरल के बाद जो नंबर आते, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मोटे तौर पर कश्मीर में लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन लगभग फ्री है और हायर एजुकेशन तक। लेकिन मैं जो आप जो बात कर रहे हैं कि लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी तो वहाँ है। असली बात वहाँ क्या है भाई, वहाँ जो कश्मीरी है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, ये हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। हम इंडियन हैं। कश्मीरी पर जो कब्जा है कश्मीरियों पर, वो एसटीएम का है। एसटीएम जाने जो विदेशी मूल के लोग वहाँ सेटल हो गए हैं, वो लोग 2-3% हैं वहाँ, लेकिन सारी लीडरशिप उनके हाथ में है। कश्मीरियों के हाथ में कुछ नहीं है। जैसे जो एसटीएम, एक उसमें सैयद आते हैं, एस का जाने सैयद जो है वो अरब मूल के हैं, वो अरब देशों से आए हुए हैं, बाय ईरान होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए। टी मीन्स तुर्क है, जो सेंट्रल एशिया से तुर्क ओरिजिन के लोग आए हुए हैं, वो वहाँ सेटल्ड है, जब हमले किए होंगे तब उनके साथ आए होंगे। एम मीन्स मुगल और मंगोल है, जो सेंट्रल एशिया से मुगल मंगोलों ने हमले किए तो उनके साथ आए। एसटीएम की पॉपुलेशन 2% है, लेकिन ये सैयद परिवार जो महबूबा मुफ्ती है, ये एसटीएम से है, ये सैयद हैं, और मुख्यमंत्री जो इनका पिता रहेगा जजे रहेंगे। ये अब्दुल्ला परिवार जो है ये मूल कश्मीरी परिवार है, लेकिन अब्दुल्ला परिवार का दुर्भाग्य क्या रहा, इन्होंने जब लड़ाई शुरू की थी तो इन्होंने एसटीएम के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। जब इनका आंदोलन चला था तो शेख अब्दुल्ला का मोर्चा ज़्यादा एसटीएम के खिलाफ भी था। जितने कश्मीर में मस्जिदें हैं उसमें जो मीर बाइस हैं, जब बाइस हैं, जब मीर बाइस, वो सब एसटीएम के हैं। ये मुफ्ती जो हैं ये सब एसटीएम के हैं। जितने ये लोग अपने नाम के साथ लिखते हैं कि वी आर नॉट कश्मीरीज, हम तो बाहर से आए हुए हैं। ये गिलानी है, ये गिलान से आए हुए हैं। बुखारी है, वो बुखारा से आए हुए हैं। अंद्राबी हैं, वो अंद्राब से आए हुए हैं। और ये हमदानी हैं, हमदान से, ये सब बाहर के हैं, लेकिन पॉपुलेशन 2% है। आप कश्मीर की स्टडी कीजिए, बड़ी पोस्टों में 80% यही लोग हैं। और पूरे सिस्टम में जो एमएलए बनते हैं कश्मीर में, घाटी में 46 एमएलए की सीटें हैं, उनमें से ज़्यादातर यही बनते हैं। शेख अब्दुल्ला ने जब लड़ाई शुरू की थी तो इनके खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, इसलिए लोगों ने अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा। और ये जो दूसरे एसटीएम के लोग थे, आप कभी कश्मीर में जाइए, उन दिनों की अखबारें पढ़िए, 47 या 48 के पास अखबारों में खबरें छपती थी। ये बकरा पार्टी जो है, ये एसटीएम के लोग हैं, उनको लोग बकरा पार्टी कहते थे, क्योंकि मौलवी दाढ़ी रखते थे, तो उसके कारण उनको बकरा पार्टी कहते थे। तो अखबारों में खबरें छपती थी, बकरा पार्टी को शेर पार्टी ने पीट दिया। लेकिन बाद में दुर्भाग्य से शेख अब्दुल्ला सत्ता के लालच में, जब अमेरिका से मिले और ये झगड़ा चला कि ये आज़ाद कश्मीर बनाना चाहते हैं, जब गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया, तो ये सत्ता के लालच में एसटीएम के साथ ही मिल गए। कश्मीरियों के साथ जिसने सबसे बड़ा धोखा किया, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं ना कि पीठ में छुरा घोंपा, स्टैब्ड इन दी बैक, हाँ, जो ये अब्दुल्ला परिवार ने किया। और एसटीएम का तो मामला साफ ही। अब पहली बार देखिए, ये डीडीसी के इलेक्शन जिनका आपने जिक्र किया है, इसमें पहली बार गाँव के लोग जो मूल कश्मीरी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे, उनको पहली बार पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला है। ये ग्रास रूट लेवल से, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपने जो गुपकार मोर्चा की बात की थी, कुल मिलाकर गुपकार मोर्चा को 110 सीटें आई, और उनमें से 26 सीटें जम्मू में हैं। जम्मू के लोग चाहे वो बात सही, मगर वो जो आपने बोला कि एसटीएम के हाथ में सब कुछ है, मगर लिटरेसी के बारे में सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था की गई कि नहीं, ताकि यहाँ पर जैसे कि जो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कैसा एजुकेशन फ्री में पहुंच सकेगा, उनको खाना कैसा मिलेगा स्कूल में, वो बात यहाँ पे हो रही है। जम्मू कश्मीर में तो हायर एजुकेशन तक फ्री है।
जहाँ तो तो अब फिर हुई होगी। यहाँ पे देखिए, जो आप ये बात कहते हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, आम जो कश्मीरी है, खास करके गांव का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन आर्टिकल 370 के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी एक प्रकार से स्कीम थी, हाँ, उनके लिए, एजुकेशन के लिए, आर्थिक दृष्टि से रिजर्वेशन के लिए, वो वहाँ लागू नहीं होती थी। क्योंकि आर्टिकल 370 के कारण वो कोई भी एक्ट कश्मीर में लागू नहीं होता। अभी लागू हो सकता है, स्कूल में मिड डे मील सब कुछ हो सकता है। नहीं, अब तो वहाँ लगभग आप समझिए ओबीसी जो है, अब पहले बहुत से लोग जो ओबीसी थे उनको कोई नहीं पूछता था कि भाई, जब सिस्टम में है ही नहीं। अब ओबीसी के लिए रिजर्वेशन हो रही है, नौकरियों में रिजर्वेशन हो रही है, एससी के लिए रिजर्वेशन हो रही है, एसटी के लिए रिजर्वेशन हो रही है। इसलिए जो पिछड़े हुए लोग थे, जो दबाए हुए लोग थे, उन लोगों को चांस मिला। जो डीडीसी के इलेक्शन हुए, इसमें पहली बार 50% सीटें जो थी वो रिजर्वेशन थी एससी के लिए, एसटी के लिए और महिलाओं के लिए। इसीलिए जो बेसिक परिवर्तन आया। वो बात सही है। जब 35A के बारे में हम बोलते हैं, हम उनके जैसे वहाँ के जो लड़की को शादी नहीं कर सकते बाहर, और वहाँ पे घर नहीं बसा सकते, ये जब 35 पे हम वो सरकार ने हटाए, इस बात को उन्होंने बहुत सारा जिक्र किया, वो कोर्ट में भी है कुछ बार कई बार। मगर अभी भी जो सिचुएशन है, कुछ लोग गए थे वहाँ पे होटल रिसोर्ट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मगर अभी जो केंद्र सरकार है उनको नाराजगी को देखते हुए थोड़ा पीछे हट नहीं रहे। देखिए, दो बातें हैं। एक तो आर्टिकल 370 को और 35A को उसके सही कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। आर्टिकल 370 का री इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने बोल रहे थे, अमित शाह जी ने बोल रहे थे कि 1 साल में हम उनका तरीका दिखा के रहेंगे, मगर हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं है। 2G का इंटरनेट है, और मगर आप तो पॉलिटिशियन हैं, आप एकेडमिशियन हैं, आप उनको बारीकी से जानते हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि वो उनका मूल समस्या क्या है, जिसके लिए केंद्र में सरकार बीजेपी होने के नाते भी उनका हुए तो वो ओपोजिशन की पार्टी है, मगर वो इतना कड़ी स्टेप नहीं ले पा रहे। देखिए, दो बातें होती भाई। एक तो समझिए, कश्मीर की सिचुएशन को समझने के लिए हम जो नॉर्मल पैरामीटर हैं उसका यूज़ नहीं कर सकते। कश्मीर ISI के निशाने पर है। कश्मीर को पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना चाहता है। अदरवाइज आप मुझे बताइए, जब आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर का इससे क्या लेना देना था? कश्मीर का तो डायरेक्ट उससे कुछ लेना देना नहीं था, और पाकिस्तान को तो कुछ डायरेक्ट लेना देना नहीं था। लेकिन मान लीजिए, फिर भी हम मानते हैं कि पाकिस्तान का लेना देना था कि कश्मीर का अभी कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। उनको लगता था कि आज आर्टिकल 370 हटाया, कल उस हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा भी कर सकते हैं। लेकिन चीन का तो कुछ लेना देना नहीं था। अभी कुछ मेरा कहना यह है भाई, जे देश कश्मीर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जब विदेशी किसी देश में इंटरेस्ट ले रहे हों और उस एरिया में कुछ लोग विदेशियों के साथ जुड़ गए हों, जो पावरफुल तो है, कुछ पावरफुली मानना चाहिए, वो उनके साथ जुड़ गए हों, और आम आदमी गोली के डर से बोल ना पाता हो। देखिए, कश्मीर में जो आतंकवाद का असर है, उसका अर्थ ये नहीं कि लोग आतंकवाद के पक्ष में हैं, लेकिन यदि मैं बंदूक लेकर गांव में खड़ा हूं कि जो बोलेगा उसको गोली मार देंगे, तो नेचुरली लोग डरेंगे। उस आतंक को समाप्त करना, आतंकवादियों को पकड़ना, पहले तो आतंकवादियों को जिसको न्यूट्रलाइज करना, फिर नॉर्मल सिचुएशन होगी, फिर नॉर्मल एक्टिविटी चल सकती हैं। पिछले लगभग 1 साल भर से कश्मीर में आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज ही नहीं किया गया। इसीलिए भाई, आप बताइए, कश्मीर में 34% वोटिंग हुई, नहीं तो कश्मीर में इतनी वोटिंग कहाँ होती है? कश्मीर में तो कोई वोट डालने के लिए घर से नहीं निकलता, और कश्मीर में इतने कैंडिडेट खड़े हो गए। अदरवाइज तो आप जानते हैं कि जो कैंडिडेट खड़ा होता था वो डरता था कि वो गोली मार देंगे। ठीक है, वो बात सही है। 10-10, 20-20 कैंडिडेट्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। तो इसका मतलब जो आतंकवाद का टेरर था, बहुत सीमा तक, जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी तो नॉर्मल गतिविधियां धीरे धीरे चलेंगी। एक आप फ्लड नहीं ला सकते किसी चीज़ का। देखिए, हर चीज़ जो होनी चाहिए वो नेचुरल प्रोसेस से होनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। 1947 जिसका बारे में कुछ बुक है, ऐसा में जो प्रोमिनेंट बुक हम शिक्षा लेते हैं, जो जिसको वही पढ़ के कश्मीर के बारे में जानते हैं, उसमें कुछ जिक्र नहीं किया गया। बहुत किया है, बहुत कम। वो था कि 1947 में जब डिवाइड हुआ, इंडिया तो इंडिपेंडेंस हुआ, मगर हमारे जो मुल्क है उनको पाकिस्तान के नाम पे देना पड़ा, और रिलीजन के आधार से बढ़ गए। मगर इंडिया बीइंग एन सेकुलर कंट्री, जम्मू और कश्मीर में हरिवंश तो राजा थे, हरि सिंह तो राजा थे। मगर 1947 अक्टूबर 22, मेरा जितना ख्याल है, पाकिस्तान ने अटैक किया था, जो कि आज उनको है, POK है, उनको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। वो जो
51,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, आज हम उनको लेना चाहते हैं कि हमारे इंडिया से मिल रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, जो लॉर्ड माउंटबेटन था उन दिनों, वो आज़ादी मिलने से जाने से जब अंग्रेज़ जहाँ से गए उसके 2-3 महीने पहले श्रीनगर में पहुँचा, 4 दिन वहाँ रहा, महाराजा हरि सिंह को धमकाता रहा कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हो जाएगा, आप पाकिस्तान के में शामिल हो जाइए। अब उसने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन को लगा कि शायद ये नेहरू और पटेल से डरता है कि यदि मैं पाकिस्तान में शामिल हो गया तो नेहरू पटेल बुरा मानेंगे, फिर तंग करेंगे, ऐसा करेंगे। तो इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड में है, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आपको नेहरू पटेल का डर है, मैं उन दोनों से ही बात करके आया हूँ। उन्होंने कहा है कि यदि महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई वो जो मर्जी कहते रहे, मैं पाकिस्तान में शामिल नहीं होगा। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो जिन्ना ने अपने आदमी भेजे उसको डराने के लिए कि यदि आप भाई शामिल हो जाओ, क्योंकि आपके पॉपुलेशन तो मुसलमानों की है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यदि नहीं शामिल होंगे तो फिर हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप बाद में मत कहना। इवन देन ही रिफ्यूज्ड, उसने कहा मैं नहीं शामिल होता। वो इंडिया में शामिल होना चाहता था, लेकिन इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू डंडा लेकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई आपको शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि पावर जो है वो शेख अब्दुल्ला को ट्रांसफ़र कर दो। महाराजा हरि सिंह को वो शर्त लगा रहे थे कि आपको तब शामिल होने देंगे यदि आप शेख अब्दुल्ला को पावर ट्रांसफ़र कर दो। तो उसके पास इंडिया में वो शामिल हो रहा था, उसके पास चारा कोई नहीं था, गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं थी, कंडीशन थी कि आप इसको शामिल पहले पावर ट्रांसफर। पाकिस्तान दबाव डाल रहा था, तो महाराजा हरि सिंह ने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर तो उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तान में तो मैं बिल्कुल शामिल नहीं होगा। यदि इंडिया बार बार डटा ही हुआ है कि शेख अब्दुल्ला को पावर दो, मैं इसको पावर तो नहीं दूंगा, फिर मैं आज़ाद रह लूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊँगा किसी शर्त में भी। तो पाकिस्तान ने देख लिया कि पंडित नेहरू तो मानेगा नहीं, जब तक ये अब्दुल्ला को पावर नहीं देगा पंडित नेहरू उसको इंडिया में आने नहीं देगा, और ये उसको पावर देगा नहीं, तो इसलिए हमला करके इसको जीत ही लिया जाए। तो पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 22 अक्टूबर को अटैक कर दिया। जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और उनकी सेना आगे बढ़ने लगी, तो महाराजा हरि सिंह ने फिर दिल्ली को कहा कि हमला हो गया है। दिल्ली को पता ही था कि हमला हो गया, ऐसा कुछ छिपा हुआ तो नहीं था, आप अपनी आर्मी भेजिए, क्योंकि जो स्टेट आर्मी थी वो तो पाकिस्तान की आर्मी का क्या मुकाबला कर पाती। लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़े और हिस्ट्री में उनका बड़ा नाम आता है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, वो उसमें शहीद हो गए और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को बढ़ने के कई घंटे तक रोक कर रखा। लेकिन बड़ी बात जो है, इंडिया को उन्होंने फिर कहा, लॉर्ड माउंटबेटन तब भी गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा पहले आप इंडिया में शामिल हो जाइए। उसने भेज दिया लेटर लिख कर कि मैं शामिल होता हूँ, आप भेजिए। नेहरू फिर अड़े कि शेख अब्दुल्ला को पावर ट्रांसफ़र कीजिए। तब महाराजा हरि सिंह के जो प्राइम मिनिस्टर थे, मेरचंद महाजन, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बने, उसने कहा कि भाई आप अब्दुल्ला को पावर देने की बातें करते हो, तब तक तो वो श्रीनगर को जीत ही लेंगे पाकिस्तान वाले। नेहरू ने कहा हम फिर छुड़ा लेंगे, लेकिन अब्दुल्ला को पावर ट्रांसफ़र कीजिए। सेना पाकिस्तान की बारामूला तक पहुंच गई। फिर महाराजा हरि सिंह ने चिट्ठी लिखी कि आप जिसको भी कहेंगे मैं पावर ट्रांसफ़र कर देता हूं। फिर उसने पावर ट्रांसफ़र भी कर दिया, आप आर्मी भेजिए। तो इंडिया की आर्मी आई। अब इंडिया की आर्मी ने जो पाकिस्तान ने कब्जे में किया तो उसको छुड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कई बार बड़ी हैरानी होती है कि बहुत से इलाके उन्होंने छुड़ाए, गिलगित बाल्टिस्तान जो था उसको नहीं छुड़ाया। गिलगित बाद मोस्ट क्रूशियल, कश्मीर का कोई हिस्सा पाकिस्तान के पास नहीं है। इसको जो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, मिसनोवर है। कश्मीर, जम्मू के हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में हैं। पाक ऑक्यूपाइड जम्मू तो हो सकता है, कश्मीर का तो कोई हिस्सा पाकिस्तान का। मुजफ्फराबाद है जिसको लोग कहते हैं कश्मीर का है, वहाँ तो पंजाबी स्पीकिंग लोग थे, अब भी वहाँ पंजाबी स्पीकिंग है, वहाँ कश्मीरी बोलने वाले कोई नहीं थे। वो ज्योग्राफी के हिसाब से थोड़ा भूगोल से कश्मीर के साथ जुड़ता था, लेकिन अदरवाइज वहाँ की डेमोग्राफी का कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं था। ये गिलगित जो है ये बहुत मोस्ट क्रूशियल था। लेकिन जब भारतीय आर्मी उस ओर बढ़ने लगी तो सीज फायर कर दिया ये 1 जनवरी 1949 को। अब ये प्रश्न जो जिसको कहना चाहिए, जो क्रूशियल प्रश्न है कि इंडियन आर्मी को गिलगित खाली करवाने से किसने रोका और क्यों रोका। आज आप कारगिल की बात करते हो, भाई कारगिल भी पाकिस्तान की सेना के कब्जे में चला गया था। कारगिल को तो इंडियन आर्मी ने आज़ाद करवा लिया, लेकिन जब वो बल्तिस्तान, कारगिल बल्तिस्तान का हिस्सा है मोटे तौर पर, लेकिन जब वो गिलगित और बल्तिस्तान के बाकी हिस्सों को आज़ाद करवाने के लिए आगे बढ़ रही थी तो इंडिया ने सीज फायर कर दिया। और सीज फायर भी कैसे किया, नेहरू ने इंडियन आर्मी से बिना सलाह लिए वो सीज फायर किया। नहीं तो क्या होता है भाई, यदि मान लीजिए हमने सीज फायर का फैसला कर ही लिया हो, आर्मी वालों से डिस्कशन की जाती कि भाई जो
बहुत ही क्रूशियल जगह है, उस पर कब्जा कर लो, बाद में सीज फायर कर देंगे। जो स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर पहले कब्जा कर लो, बाद में सीज फायर कर लेंगे। यदि आर्मी से सलाह ली होती तो आर्मी वाले 100% ये कहते कि गिलगित को जब तक हम आज़ाद नहीं करवा लेते तब तक सीज फायर मत कीजिए, क्योंकि गिलगित आज़ाद हो जाएगा तो सेंट्रल एशिया के साथ हम जुड़ जाएंगे। तो जांच करने का ये विषय है कि गिलगित ना आज़ाद हो, पाकिस्तान के कब्जे में रहे, ये स्ट्रेटजी किसने बनाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाई। नेहरू उसके साथ थे या नहीं थे, किसकी प्लानिंग थी, किसका नहीं था? आज यदि गिलगित आज़ाद होता, ये जो चीन ने काशाग से लेकर गिलगित से होते हुए इस्लामाबाद को क्रॉस करते हुए बलूचिस्तान से होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक जो सड़क बनाई है, तो ये सड़क नहीं बन सकती थी। ये आज जो गिलगित पाकिस्तान के कब्जे में रहने दिया गया, तो ये 22nd जो इसलिए आप जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, उनका ही कुछ ऐसा फैसला हुआ कि आज ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ? देखिए भाई, मुझे लगता है अक्यूज करने का कोई लाभ नहीं है। दो बातें होती हैं, एक तो आप अननोइंगली कोई काम करते हैं, मान लीजिए आपके मन में आता है कि ये लाभदायक है, आप कर रहे हो, मुझे लगता है ये लाभदायक नहीं है, मेरा परसेप्शन और आपका और है, हो सकता है मेरा ठीक हो तो आपका ठीक हो। यदि 10 साल बाद आपका परसेप्शन नुकसान देने वाला हुआ, फिर हम कहेंगे कि भाई साहब आप उस वक्त ये काम करते तो ऐसा ना होता। आपने हिमाचल प्रदेश का एक एकेडमिशियन है, फिर जम्मू कश्मीर तो कई बार जा रहे हैं, उड़ीसा भी आए हुए हैं। उड़ीसा से आप कैसा बता देना चाहिए? उड़ीसा के लोग कैसे हैं और उनका जो एजुकेशन का बारे में कैसा आपका ख्याल है? नहीं, उड़ीसा की आलोचना तो देखिए, एक बात है, एक तो जनरली भाई हर प्रदेश की नेगेटिव पॉजिटिव बातें होती रहती हैं, राजनीति को लेकर, इसको लेकर वो होती हैं, उसमें आलोचना बड़ी कोई बात नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टि से उड़ीसा की आलोचना क्यों होगी? मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई प्रांत भी उड़ीसा के कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी आलोचना करेगा। बाकी आर्थिक स्थिति जो है, देखिए वो एक गरीब पिछड़ा के बारे में आते हैं पार्लियामेंट के, हम जो बात वही कहता हूँ, एक है आर्थिक स्थिति कि कुछ इलाके में लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो गए हैं, कुछ इलाकों में रह गए हैं, वो स्थितियाँ बदलती रहती। देखिए भाई, जब आपके लोग, उड़ीसा के लोग, ये दूर समुद्र के रास्ते से व्यापार करने के लिए भागदौड़ करते रहते थे कि नहीं रहते? अभी भी उड़ीसा के लोग एक खास दिन को बाली की ओर मुंह करके नमस्कार करते हैं ना। मैं वही कहता हूँ, बाली की ओर मुंह करके बाली यात्रा, वो ट्रेडिशनल जो बिजनेस चलता होगा समुद्र के रास्ते से, जिन दिनों वो चलता होगा समृद्धि भी होगी। तो भाई समृद्धि के कारण ही ये सारा मामला बनता है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद उन्होंने सिस्टमेटिकली हमारा आर्थिक बेस नष्ट करने की कोशिश की। उड़ीसा का जो सबसे मुझे लगता है प्लस पॉइंट लगता है, उड़ीसा में जो जगन्नाथ संस्कृति है, वो नॉर्थ इंडिया से खास करके, मैं बाकी तो नहीं कहूँगा, नॉर्थ इंडिया का जो जाति व्यवस्था है उससे अलग है। जगन्नाथ संस्कृति सामाजिक समरसता का प्रतीक है। आप जानते हैं, जब भगवान जगन्नाथ का रथ बाहर आ जाता है, जब मंदिर में रहता है तो स्थिति और होती है, जब एक बार बाहर आ जाते हैं तो फिर तो भगवान जगन्नाथ के जो स्वामी बन जाते हैं वो ज़्यादातर सो कार्ड दलित समाज के लोग होते हैं। तो जब मंदिर के अंदर हैं तो व्यवस्था, और बाहर की व्यवस्था तो, और हर ओडिया प्राणी, मैं तो समझता हूँ बहुत से जो इंडियन जो कन्वर्ट हो गए हैं, जो अब उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो भी भगवान जगन्नाथ से जुड़े रहते हैं। सालवेग का जिक्र तो आता ही है, वो तो बेचारे भाव विभल होकर चिल्लाते रहते थे कि आपको एक बता दें, अभी जब कोरोना पैंडेमिक था तभी रथ यात्रा के लिए कुछ विवाद चल रहा था, हो या नहीं, क्योंकि सारे लोग को ये में उड़ीसा में एक सालवेग का और एक अवतार आया है, उसका नाम अवताब है, वो भी मुसलमान है, मगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि वो रथ यात्रा होनी चाहिए। ये एक सबकी एक बड़ी आश्वासना का ये भावावेग है, और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। धन्यवाद सर। आम कथा होते कुलदीप चंद अग्निहोत्री सहित जे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश अच्छी भाइस चांसलर अच्छे से ओडिशा गस्तर आसे अनेक कथा कहते, जो अकुआ कथा 1947 अक्टोबर 22 रे कौन होता, आउ से अनेक परामर्श भी देते जो गुड़ाक लोक जानी ना कहीं कश्मीर स्थिति उपजी, कहीं कश्मीर सब भायोलेंस शिकार हो। निश्चित भाव में यह समस्त गोटे उपादाय रमस्ते जानवे आग को बाबद जानवा दरकार जे देश कहीं जो हिंसा जो कश्मीर एत बढ़ुची जानते। आज ये रखुचु। नमस्कार।